हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी जर्नी फैमिली। मेरा नाम विवेक कुमार है। यहाँ पे हम लोग लक्ष्मीकांत को कवर कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का पूरा पोर्शन। और यहाँ पे जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कंटेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो आपको बाइलिंगुअल्स में कवर कर रहे हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, मेरे वीडियोस को कवर करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई भी सोर्स को आपको विजिट करने का ज़रूरत नहीं है। मेरे नोट्स को कवर करें, मेरे क्लासेस को आप लोग देखें रेगुलर बेसिस पे, तो आपको सारे के सारे पोर्शंस इंडियन पॉलिटी के आपको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से आपको समझ में आते हुए चलेंगे और आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपके एग्जाम्स में सारे पोर्शंस कवर होते हुए चलेंगे। मतलब जब भी आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हर एक पोर्शन जो आप बारीकी से कवर किए होंगे, बहुत अच्छे से आप उसका आंसर्स दे पाएंगे। तो अभी हम लोग लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचा। इसमें हम लोग पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के एंड में आपको पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा इंडियन पॉलिटी का, प्रीवियस वीडियो आप वहाँ पे जा करके गो थ्रू कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी फिलहाल चल रहा है, ये वाला पोर्शन तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, यानी संविधान का निर्माण भी आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 पार्ट था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान का निर्माण, यानी चैप्टर 2 हम लोग का पार्ट 1 का चल रहा है। और इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा था। भाग 1 जहाँ पे हम लोगों ने डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ा, संविधान सभा की मांग के बारे में कवर किया, कार्य प्रणाली के बारे में जाना, गठन के बारे में हम लोगों ने उनके कार्य के बारे में देखा, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कवर किया, चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया भाग 1 में, पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा की समितियां हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेजर कमिटीज, बड़ी समितियां के बारे में हम लोग जानेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति के बारे में हम लोग कवर करेंगे। और क्या क्या संविधान सभा की आलोचनाएं की जाती, क्रिटिसिज्म किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल देंगे। चाहिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए इन सारे पोर्शंस को कवर करते हैं और आज आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। संविधान सभा की समिति, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये आपका अदर फंक्शन है जो कि अन्य कार्य है। पहले जो ऑलरेडी हम लोगों ने कार्य पढ़ ही लिया था, वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और अभी हम लोग जो है वो अन्य कार्य के बारे में यहाँ पे हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 2 का पोर्शन है। चैप्टर 2 हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 का, जो यहाँ पे मेरे द्वारा कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अदर फंक्शन है जो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा यहाँ पे और भी कार्य यहाँ पे किए गए हैं। तो सबसे पहले इट रेटिफाइड मतलब क्या होता है? रेटिफाइड मतलब होता है पुष्टि करना। पुष्टि करना मतलब मंजूरी देना, मंजूर करना। इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949, यानी कॉमनवेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा संविधान सभा ने निम्नलिखित कार्य भी किए हैं। क्या क्या कार्य किए हैं? मई 1949 में राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि भी इनके द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए कॉमनवेल्थ की बात यहाँ पे आई है, तो आपका अभी से होमवर्क मैं आपको देना स्टार्ट कर देता हूँ। आप सभी लोग होमवर्क करते हुए चलेगा कमेंट सेक्शन में। देखिए 2-3 लोग सिर्फ आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सभी से इंट्रैक्शन चाहिए कमेंट सेक्शन में। 2 वे कम्युनिकेशन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, और मुझे और भी ज़्यादा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी होगा कि मैं इस लेक्चर को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ, और भी मेरा भी मन लगेगा इस लेक्चर को बहुत डिटेल में कवर कराता हुआ चलूँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप थोड़ा सा ढिलाई देंगे तो फिर मैं भी उसी तरफ से ढिलाई देता हुआ चलूँगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं ऊपर से बताता हुआ चलूँ तो वैसे ऊपर से मैं बताता हुआ चलूँगा। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो उसी आपसे मैं भी पूरी तरह से, अगर आप 100% देंगे तो ही मैं आपको 110-120% लेक्चर्स में दूंगा, ताकि कोई भी पोर्शन आपका मिस ना हो। अगर आप भी इसी तरह से ऊपर अगर आपको सारी चीज़ें कवर करनी है तो वैसे मैं भी करता हुआ चलूँगा। आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा, जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन और इसीलिए ज़्यादा आप लोग वीडियो भी नहीं शेयर कर रहे हैं, वीडियो भी ज़्यादा शेयर करते हुए चले। 2-3 लोग शेयर करने से नहीं होगा, बाकी लोग भी इसको शेयर करते हुए चले, ताकि बाकी लोग भी
ये अभी इंडियन पॉलिटी की शुरुआत है, उसको ज्वाइन कर सकें और अपना जो सिलेबस है वो उनका कवर हो सके, उनको कहीं पे भी इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इतना अच्छा लेक्चर आपको दिया जा रहा है, दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई नहीं आपको नहीं देगा, कोई भी एजुकेटर आपको दोनों भाषाओं में लेक्चर्स कवर करके नहीं देगा। आप देख सकते हैं कहीं पे भी जाइए, गिना चुना एक दो और मिल जाएंगे, लेकिन वो भी आप देख सकते हैं, बाकी और कोई नहीं देगा और बहुत डिटेल में नहीं बताएगा। वो ऊपर ऊपर आपको बता देंगे कि आप फोटो खींच करके लक्ष्मीकांत का आपको पढ़ा देंगे, ये देखिए, लेकिन इतनी बारीकी से नोट्स कोई भी आपको प्रिपेयर करके नहीं देगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बाकी बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको देख सकें और वो भी सारी चीज़ें कवर कर सकें, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे टॉपिक यहाँ पे मैं आपको कवर करता हुआ चलूँगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत इज़ नॉट फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम, कि वो सारे टॉपिक आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़रूरत है वही पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बाकी पोर्शन हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे। तो लक्ष्मीकांत बुक मत खरीदिएगा, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है बस वही चीज़ें कवर कर लीजिए, क्लियर होता हुआ चलेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आते हुए चलेगी। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पे होगा। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स यानी अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होगा। ठीक है, लोकेशन आपको बताना है और डेट भी बताना है, किस डेट को ये होगा, ये भी आपको बताना है। सर्च करें थोड़ा सा, ठीक है, सर्च करें आप लोग थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन ये है, लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो भी आपको बताना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम से यही है कि इसका मोटो क्या है। मोटो मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत क्या है इसका। ठीक है, सिद्धांत क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मोटो क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने अडॉप्ट किया था, संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। चलिए नेशनल फ्लैग आ गया, नेशनल फ्लैग से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ। नेशनल फ्लैग्स में जो स्पोक्स होते हैं ना, स्पोक्स यानी जो तिलियाँ हैं, तिलियाँ जिसको कहते हैं, ठीक है, वो तिलियाँ कितनी हैं वो आपको बताना है। तिलियाँ टोटल कितनी हैं नेशनल फ्लैग में, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट अडॉप्टेड अ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया। देखिए नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप लोग बताइएगा मुझे नेशनल एंथम कौन सा है और नेशनल सॉन्ग कौन सा। पहले नेशनल एंथम के बारे में आप बताइएगा कि नेशनल एंथम क्या है, इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया था, यानी गाया किसके द्वारा गया था और कब गाया गया था। डेट मुझे बताइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग, डेट मुझे बताइएगा कि कब इसको गाया गया था और टोटल ड्यूरेशन, समय, कितने समय में इसको कंप्लीट करना है ये भी आपको बताना है। राष्ट्रगान को कितने समय में कंप्लीट करना अनिवार्य होता है, मतलब कितने समय का राष्ट्रगान होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 6ठा नंबर क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग के बारे में आपको बताना है। नेशनल सॉन्ग जिसको कहते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत क्या है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा कंपोज किया गया वो आपको बताना है, गाया किसके द्वारा गया है, और इसको एक नॉवेल में भी मेंशन किया गया है, उस नॉवेल का नाम बताना है। ठीक है, इस नॉवेल का नाम बताना है। ठीक है, और कब उसको उसमें मेंशन किया गया था वो भी आपको बताना है। ठीक है, क्लियर। तो ये 6ठा क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग से रिलेटेड सारी बातें आपको बतानी है, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना, ये ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इट अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग्स की बात वहीं बता दिया। ठीक है, राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। उसी टाइम पे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया था, 24 जनवरी 1950। ये जो प्रेसिडेंट पोस्ट है, ये पहले गवर्नर जनरल, इसके पहले गवर्नर जनरल, जब स्वतंत्र भारत था
तो जब भारत आज़ाद हो गया तो गवर्नर जनरल का पोस्ट था ना, पहले गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर आपके गोपालाचारी हो गए, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यही वाइसराय का पोस्ट को फिर बाद में चेंज करके प्रेसिडेंट का पोस्ट रखा गया, और वही पोस्ट आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा को टोटल 11 सत्र लिए, टोटल 11 सेशन इन्होंने लिया है संविधान सभा ने, और 2 साल 11 मंथ 18 दिन का समय लिया है इन्होंने संविधान सभा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, यानी हमारा संविधान को बनाने में संविधान सभा के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी टोटल 11 सत्र का समय लगा। ये ध्यान रखिएगा, जो कि दुनिया में इतना समय किसी भी संविधान को बनाने में नहीं लगा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा कहलाता है और दुनिया का बेस्ट संविधान कहलाता है, ये भी बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स यानी संविधान निर्माता लगभग 60 देशों के संविधान से गुजरे थे, मतलब 60 देशों का उन्होंने संविधान पढ़ा था, और उनमें जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो जो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ थी, जो जो अच्छे अच्छे कानून थे, उसको हमारे देश के संविधान में हमारे देश के लोगों के हित के अकॉर्डिंग उसको चेंज करके, उसको मॉडिफाई करके उसको मेंशन किया था इन्होंने हमारे संविधान में। तो कितने देशों का संविधान पढ़ करके हमारे संविधान को तैयार किया गया है? तो टोटल 60 देशों का संविधान पढ़ करके हमारे देशों को हमारे संविधान में उसको ऐड किया गया। देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि 60 देशों का संविधान में पढ़ करके जो अच्छा चीज़ लगा उसको एज इट इज़ कॉपी करके हम लोगों ने अपने संविधान में पेस्ट कर दिया। आप खुद सोचिए कि अगर 60 देशों का संविधान पढ़ करके अगर कॉपी पेस्ट ही करना रहता तो क्या इतना समय लगता? 2 साल 11 महीने 18 दिन अगर कॉपी पेस्ट ही करना रहता, 60 देशों का संविधान पलट पलट करके देखा जाता, जो अच्छा चीज़ लगता उसको उठा करके अपने संविधान में कॉपी पेस्ट किया कर देते। इतना समय तो नहीं लगता फिर भी कॉपी पेस्ट करने में। तो ये देख सकते हैं, तो ये बस बोलने की बातें होती है, बोरो नहीं किया गया है। हम लोगों ने 60 देशों का संविधान पढ़ा, उसमें जो अच्छी चीज़ें लगी हमने उसको उठाया, अपने लोगों के अकॉर्डिंग उसको फिर बदला, उसको मॉडिफाई किया, और फिर उसके बाद हमारे संविधान में उसको ऐड किया गया। ये ध्यान रखिएगा। टोटल 11 सेशन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को लगा था, ठीक है। सेकंड सेशन 20 से 25 जनवरी आप देख सकते हैं। थर्ड सेशन 18 अप्रैल से 2 मई तक था, आप देख सकते हैं। जुलाई से 31 जुलाई तक ये आपका फिफ्थ सेशन में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। हमारा भारत आज़ाद हुआ था 14 अगस्त से 30 अगस्त तक फिफ्थ सेशन चला था। उस टाइम पे हमारा भारत जो है वो आज़ाद हुआ था। और अंतिम सेशन यहाँ पे 14 नवंबर से 26 जनवरी तक, 14 से 26 यहाँ पे आपका नवंबर तक चला था। 26 नवंबर को सबसे अंतिम सेशन था, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ था, बेसिकली हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया था। लेकिन 11 सेशन के कंप्लीट होने के बाद भी बहुत बार और बैठक हुई संविधान सभा की। जैसे अगली बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जहाँ पे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम्स वगैरह जो है वो अडॉप्ट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। The assembly met once again on 24 January when the members appended their signature to the Constitution of India। तो आपको क्या याद रखना है? आपको पहला सेशन याद रखना है, ठीक है, और अंतिम सेशन याद रखना है। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए। तो पहला सेशन आपका 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक था 1946, याद रखिएगा। और 11वां जो सेशन था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक था 1949, ठीक है। बस ये दोनों आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और बीच का कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, ये वाला पोर्शन आपको नहीं याद करना। संविधान सभा के सत्र वहीं आपको यहाँ पे आपको पहला वाला याद रखना है। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, ये वाला पोर्शन आपको नहीं कवर करना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला कवर करना है। 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर 1949। 26 सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों के भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हैं। पहला सत्र आपको याद रखना है, और आपको अंतिम सत्र यानी 11वां सत्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 मंथ 18 दिन, याद रहेगा। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में आप देख सकते हैं
4 महीने से भी कम समय लगा। 25 मई 1787 से स्टार्ट हुआ, 17 सितंबर 1787 में कंप्लीट हो गया इसका संविधान। 4 महीने से भी कम समय लगा अमेरिका को अपना संविधान बनाने में। कनाडा देख सकते हैं 2 साल 6 महीने लगे, 2 साल 6 महीने कनाडा। ठीक है, 9 वर्ष यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लग गया, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे 9 वर्ष लग गया, और 1 साल लग गया यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स अमेरिका में 7 ही हैं, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128, साउथ अफ्रीका में 153। हमारे में कितना है 395। दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, दूर दूर तक कोई नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज करने, जो हमारे संविधान को ड्राफ्ट करने में, तैयार करने में, ठीक है, मसूदा संविधान पर विचार किया गया 114 दिनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा ताकि उसको ड्राफ्ट किया जा सके। टोटल खर्च कितना हुआ हमारे संविधान को बनाने में, तो 64 लाख का लागत लगा है। संविधान बनाने के लिए किए गए व्यय की लागत जो थी वो 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं हमारे संविधान को बनाने में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम सत्र यहाँ पे रखा गया था, फाइनल सेशन अटेंड किया गया था। लेकिन ये लास्ट नहीं था, इसके बाद भी लोग मिले थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी, यहाँ पे प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पहले आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन 26 जनवरी 1950 को हुई है। बताइएगा हमारा पार्लियामेंट का गठन कब हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा, पार्लियामेंट हमारा, पार्लियामेंट की स्थापना कब हुई, संसद की स्थापना बताइएगा, संसद की स्थापना। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। नया फॉर्म तब तक तैयार नहीं हो जाए तब तक पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ है, पहला जो आम चुनाव हुए थे वो आपका 1951-52 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 1951-52 में पहले आम चुनाव के बाद नई संसद के गठन जनवरी 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रांतीय संसद के रूप में समाप्त नहीं हुआ और जारी रहा। तो पहला चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में, ये ध्यान रखिए। अब आइए कमिटीज़ के बारे में जानते हैं, समितियाँ के बारे में जानते हैं, संविधान सभा की समितियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो संविधान सभा, देखिए मैंने आपको बताया था ना प्रीवियस वीडियो में भी, जहाँ पे भी CA आ जाए तो समझ जाइएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में बात कर रहे हैं, संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो CA के द्वारा अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद द डिफरेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान को बनाने में अलग अलग कार्यों से निपटने के लिए कई कमिटीज़ यानी समितियों का यहाँ पे नियुक्ति किया गया। विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया। अगर हम लोग बात करें तो मेजर कमिटीज़ टोटल 8 है, यह ध्यान रखिएगा, टोटल 8 मेजर कमिटीज़। हमें मेजर कमेटी से ही मतलब है, माइनर कमेटी से मतलब नहीं है। चलिए आपका होमवर्क है 9th नंबर, माइनर कमिटीज़ टोटल कितनी थी, माइनर कमेटी जो है वो टोटल कितनी थी वो आपको बताना। टोटल कितनी माइनर कमेटी, छोटी समितियाँ, उसको याद नहीं करना, ये ध्यान रखिए, याद आपको ये करना है। मेजर कमेटी प्रमुख समितियाँ, यानी टोटल 8 प्रमुख समितियाँ थी और ये आपको याद होने चाहिए कंठस्थ। पहला जो था वो यूनियंस पावर्स सब कमेटी थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जिसका नेतृत्व कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे। याद रखिएगा, देखिए इसको याद करने का तरीका, जहाँ जहाँ यूनियन है ना वो समझिएगा उसको लीड कौन कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू उसको लीड कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है केंद्रीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए यहाँ पे भी यूनियन आ गया, कौन इसको लीड कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल, आप देख सकते हैं, सरदार प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल, यहाँ पे कौन है, सरदार पटेल है। ठीक है, प्रोविंस मतलब हो गया राज्य के, स्टेट के, सरदार पटेल। चौथा है ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूपण समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है, प्रारूप समिति के हेड कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑन FT माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, तो सरदार पटेल ही थे, ये ध्यान रखिएगा। इसी के अंडर में एडवाइजरी कमेटी के अंदर में ही आपको सब कमेटी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी मौलिक अधिकार उप समिति जो थी उसका नेतृत्व JB कृपलानी कर रहे थे। मिनॉरिटी सब कमेटी अल्पसंख्यक उप समिति जो थी SC मुखर्जी कर रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एक्सक्लूडेड वात्सल्य एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी गोपीनाथ बरदोलोई
उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और सम बहिष्कृत और आंशिक रूप से निकाले गए क्षेत्र उपसमिति गोपालीनाथ बरदलोई कर रहे थे उसका नेतृत्व। तो ये आपका 5वें पॉइंट के अंदर में ही आ गया। तो ये 5वें पॉइंट का चौथा पॉइंट, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमिटीज, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे ए.वी. ठक्कर कर रहे थे। ठीक है, तो इन समितियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सारे लोग कर रहे थे। छठा कमेटी आप देख सकते हैं प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया समिति का नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा नेतृत्व की जा रही थी। स्टेट्स कमेटी की बात करें, राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे अंतिम में स्टीयरिंग कमेटी यानी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो टोटल 8 प्रमुख समितियाँ थी, याद रखिएगा। इसमें आपको जो अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको ये 4th वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 वाला, 1 वाला, ये सारे बहुत मतलब 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि किस किस समितियों का नेतृत्व किस किस के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, तो यूनियन का सारे जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रोविंस का सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग बी.आर. अम्बेडकर, बाकी एडवाइजरी वगैरह सरदार पटेल वगैरह ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, प्रारूपण समिति के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है जो था वो ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका स्थापना यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे, याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारूपण समिति में कुल सदस्य कितने थे? तो टोटल आपके 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिनको भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जाता है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। एन गोपालस्वामी अय्यंगार यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य के एम मुंशी थे, ये ध्यान रख सकते हैं। 5वें नंबर पर सैयद मोहम्मद सैयदुल्ला थे, ये ध्यान रख सकते हैं। 6ठे नंबर पे एन माधवराव, ये 6ठा 7वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि ये ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया था। किनको रिप्लेस किया था? बी.एल. मित्तर को, जिनकी खराब हालत की वजह से, सेहत खराब होने की वजह से उनका देहांत हो गया था, और जिसकी वजह से उनको इनका खराब सेहत की वजह से इन्होंने रिज़ाइन दिया था। और बी.एल. मित्तर की जगह फिर कौन आए थे? एन माधवराव। ठीक है, बी.एल. मित्तर की जगह पे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देने के बाद उनकी जगह पे कौन आए? एन माधवराव। फिर टी कृष्णमाचारी जो थे, उन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। ठीक है, तो डी.पी. खेतान जो थे वो बेसिकली उनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह पर टी कृष्णमाचारी आए थे उनको रिप्लेस करके। ठीक है, उनकी मृत्यु 1948। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी.एल. मित्तर के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको रिजाइन देना पड़ा, और उनकी जगह पे एन माधवराव आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना। बाकी सैयद मोहम्मद सैयदुल्ला, के एम मुंशी, ये सब याद नहीं भी रहे तो चलेगा, पहला वाला आपको याद रखना है, और अंतिम के 2 याद रखते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया था। बाकी याद रहे या ना रहे, गोपाल स्वामी अय्यंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर, किया मुंशी, सैयद मोहम्मद सैयदुल्ला, कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 याद होने चाहिए। टोटल 7 सदस्य थे, ये ध्यान रखते हुए चलिए। पहला जो ड्राफ्ट हुआ था हमारे संविधान का, भारत के संविधान का पहला प्रारूप जो हुआ था, उसका पब्लिश फरवरी 1948 को हुआ था, फरवरी 1948 में। दूसरा जो ड्राफ्ट हुआ था उसको पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 में। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया था, 2 साल लगे थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई, बहुत सोच समझ करके सभी धर्मों को, सभी कास्ट को, सभी मुल्क के लोगों को समान अधिकार प्रोवाइड करने को लेकर के ये सारे बहुत डिस्कशन हुए हैं। और सबसे ज़्यादा डिस्कशन हमारे संविधान में, सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हुआ है जिस कैटेगरी में, वो कैटेगरी था फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार। उसको हमारे संविधान में जब लिखा जा रहा था तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ, और सबसे ज़्यादा समय फंडामेंटल राइट्स में ही लगा। बताएंगे आने वाले लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पे उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ड्राफ्ट किया गया था संविधान, वो फरवरी 1948 को किया गया था। दूसरा ड्राफ्ट किया गया था अक्टूबर 1948। कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान तैयार हो गया
हमारा संविधान तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा। उस टाइम पे हमारे पास एक प्रस्तावना था, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थे, ये ध्यान रखिएगा। 8 शेड्यूल थे, ठीक है, आर्टिकल, अनुच्छेद, ठीक है। प्रीएम्बल वॉज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑलरेडी इनेक्टेड, यानी संपूर्ण संविधान के लागू होने के बाद प्रस्तावना को लागू की गई थी। क्लियर? बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाता हुआ चल रहा हूँ, बहुत डिटेल में सारी बातें बताता हुआ चल रहा हूँ, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलेगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होता हुआ चले। पूरे अच्छे से सारे पोर्शंस कवर करा रहा हूँ और अच्छे से आप लोग भी इसको कवर करते हुए चलेगा, ठीक है। नोट्स आपको सारे लेक्चर्स के, मई के सारे लेक्चर्स के नोट्स सिर्फ आपको 250 रुपये में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिनको भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, जिनको नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको ग्रुप्स पे भी ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पे आपको पेमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में सारे मई क्लासेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रख सकते हैं। 50+ पीडीएफ आपको मिलेंगे, 50+ पीडीएफ का प्राइस ओनली आपका 249 है। इसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किया पॉलिटी का, तो सेशन के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उस लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट है PSC जर्नी 4 के नाम पे, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। करंट अफेयर अपडेट्स वहाँ पे मिलते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे डिफरेंट सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया था। वो आर्टिकल्स कौन थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 391, 92, 93। ये वो आर्टिकल है जो उस समय लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पूरी तरह से संविधान को उस समय में लागू नहीं किया गया था क्योंकि संविधान पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। मतलब संविधान कंप्लीट था लेकिन पूरी तरह से उसको लागू हम लोग वेट कर रहे थे। क्यों वेट कर रहे थे? हम लोग 26 जनवरी का वेट कर रहे थे। चलिए मुझे बताइएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों अडॉप्ट किया गया, क्यों इनेक्ट किया गया, लागू किया गया? लागू क्यों किया गया? 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया संविधान को? ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से संविधान को लागू 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? तो बाकी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उनको 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था और ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी इसको याद भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था और उसी टाइम पे ही कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी पूर्ण रूप से शेष प्रावधान संविधान का प्रमुख भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष। 1930 को वह दिन था जब पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, है ना। और उस लाहौर सेशन में 1929 दिसंबर में ही इसके बारे में बात कर ली गई थी कांग्रेस के द्वारा। गणतंत्र दिवस जैसे INC के लाहौर सत्र में संकल्प के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, संकल्प लिया गया था लाहौर सत्र में दिसंबर 1929 को, और 30 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में हम लोग इसको 1930 में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था लाहौर सेशन, ठीक है। संविधान की व्यवस्था के साथ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको रिपील कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। जो था ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको अब निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया जैसे संविधान आपका लागू हुआ। ऑल द एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949 वाज हाउवर्ड कंटिन्यूड। हालांकि विशेष अधिकार परिषद अधिनियम का उन्मूलन जारी रखा गया था। प्रीवी, प्रीवी मतलब गुप्त, गुप्त या फिर कॉन्फिडेंशियल, गुप्त या फिर कॉन्फिडेंशियल
यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेसी, सिंपल शब्दों में ये एक्ट या कंटिन्यू रहा था 1949 का। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आइए बात करते हैं इसकी आलोचना के बारे में, क्या क्या आलोचना यहाँ पे की जाती थी संविधान सभा को लेकर के। तो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, पहला तो यही बोला गया यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं है, यानी ये सभी लोगों के द्वारा जितने भी सदस्य यहाँ पे हैं वो सारे के सारे सभी लोग यहाँ पे चुन करके नहीं आए हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे सारे सीधे लोग यहाँ पे चुन करके नहीं आए, लोगों द्वारा चुने नहीं गए हैं, ये साफ बात बोली गई है। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो नहीं है। ठीक है, नॉट अ सोवरेन बॉडी, यानी संप्रभु निकाय भी नहीं है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के बाद इसको क्रिएट किया गया था। तो ये संप्रभुता रहा कहाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम सोवरेन निकायेंगे, तो ये संप्रभु रहा कहाँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो क्रिएशन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बाद यहाँ पे इसका ये बेसिकली इसका क्रिएशन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये संप्रभुता रहा का, संप्रभुता तब रहता जब हमारे जब मन करे तब हम संविधान सभा को हम क्या कर सके, हम फॉर्म कर सके। लेकिन ये फॉर्मेशन जो हुआ है वो कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके प्रपोजल के प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया है, तो ये एक सॉवरेन बॉडी भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा संविधान टाइम कंज्यूमिंग को बात बोली जा रही है कि बहुत ज़्यादा समय लग गया हमारे संविधान को बनाने में संविधान सभा के द्वारा, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिका का संविधान सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में तैयार हो गया था, जबकि हमारा संविधान को टोटल कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन कुल समय यहाँ पे लगा। ठीक है, ये भी आलोचना की जाती है। ये भी बोला जाता है संविधान सभा में ज़्यादातर लोग जो हैं वो कांग्रेसियन है, यानी कांग्रेस द्वारा समर्थित यहाँ पे एक पक्ष के लोग ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ज़्यादातर लोग आपको लॉयल देखने को मिलेंगे या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वर नॉट सफिशेंटली रिप्रेजेंटेड, सेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, टीचर आते हैं, फिर आपके डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, वो सारे लोग आपको यहाँ पे ना देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे वकील और राजनेता के लोग यहाँ पे आपको इसके सदस्य के रूप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और भी क्या आलोचना की जाती है कि संविधान सभा में ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदू प्रभुत्व के हैं, यानी हिंदू ज़्यादा लोग वहाँ पे। लॉर्ड विस्कंट साइमन के द्वारा इसको बोला गया इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदू, हिंदुओं का निकाय है ये बात कही गई है। फिर विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंटेड ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, संविधान सभा ने भारत में केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। विंस्टन चर्चिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं संविधान सभा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया, विंस्टन चर्चिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी चैप्टर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, यानी पार्ट 1 का 2 पोर्शन यहाँ पे मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। पार्ट 1 का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका कंप्लीट हो गया है और संविधान का निर्माण यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। अगला लेक्चर सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, तो जिन लोगों ने भी अभी तक पहला वे चैप्टर नहीं कंप्लीट किया या दूसरा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप भी बाकी लर्नर्स के बराबर में आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। इस क्लास की टाइमिंग शाम में 4 बजे है, तो टाइम से निकाल करके इस क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। पीएससी जर्नी 4 में किसी भी तरह का डाउट क्वेरी फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। बाकी ग्रुप्स में ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे मैं नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, यहीं पे आपको ग्रुप्स पे ज्वाइन कर दिया जाएगा और यहीं पे पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पॉपअप करता हुआ आपको दिख रहा होगा प्रीवियस लेक्चर्स, पूरा सीरीज प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा पॉलिटी का, उसको क्लिक करके आप पूरे प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।